अरुणाचल टुडे में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली चांगलांग हेडक्वार्टर से। तो इस वक्त हम आए हुए हैं सर्किट हाउस चांगलांग, जो कि आज यहाँ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिशियल्स, यहाँ के जो हमारा डिप्टी कमिश्नर जो है 2020 को आए थे और अभी इसी वक्त जो उनका ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इसी के कारण यहाँ में फेयरवेयर जो ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसी को कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। और साथ ही साथ में हम हमारा जो डिप्टी कमिश्नर जो है देवंश यादव से भी हम मुलाकात करेंगे और उनका आने का बाद जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो काम किए हैं उसके विषय में भी बात करेंगे। तो आइए। मर्जी के कपड़े में बिठाना is not getting the job done. तो वैसे हम शुरुआत करेंगे सर, जो हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आप आए हैं और इतना सारा हम लोग को सर्विस किए हैं सर। तो सबसे शुरुआत करेंगे सर, जैसे आप सर्विस ज्वाइन किए हैं तब ऐसा संसार में ऐसा मतलब जो बीमारी फैला है सर, उसको मतलब आपका शायद पहला एक्सपीरियंस था सर। आपका मतलब कोविड से? जी जी जी। कोविड में सबसे पहला फीलिंग तो फियर ही था, बिकॉज अननोन के अगेंस्ट फियर होता है। तो ये था कि अरुणाचल में आने में टाइम लगा। इंडिया में मार्च अप्रैल में आ गया था और अरुणाचल में आने में जून जुलाई हो गया। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि लीथल उतना नहीं है, बट डेफिनेटली उस समय नहीं पता था कि हाथ से उतना स्प्रेड नहीं होता जितना कि एयर से होता है। इस तरह की कई चीज़ें थी जो वायरस के बारे में धीरे धीरे समझी। तो सबसे पहला जो एम था वो ये था कि लोगों के बीच का डर ख़त्म करके रखना है, और स्पेशली जो टीम मेंबर्स हैं, अगर आपके डॉक्टर्स, नर्सेज और एडमिन के, पुलिस के लोग ही डर जाएंगे तो काम कौन करेगा, या जो भी हमको एनफोर्स कराना है वो हम लॉकडाउन कैसे एनफोर्स करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ थी उनके मन का डर ख़त्म करने का। बाद में फिर उनके साथ बैठ के प्लानिंग करो, उसको एग्जीक्यूट करो। तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा और टीम मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली सर। और मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सर, जैसे कि आपने बहुत सारा यहाँ में इनिशिएटिव लिए हैं, तो अभी जो हम जो डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल का बहुत सारा प्रॉब्लम है और उसको आपने कोशिश भी किए जो सुधार लाने में, तो उसमें आपका सक्सेस क्या रहा और क्या जो बच गया जो कि आपने प्लान किया था हुआ नहीं है सर? काफ़ी चीज़ों में सक्सेस रहा और कुछ चीज़ें इन प्रोसेस हैं। अब हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं जो सिजेरियन सेक्शन, बाकी सर्जरीज कर सकते हैं। एक्सरे यूनिट चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, माइनर ओटी चल रहा है। फिर जो अभी हमारे आशा वर्कर्स होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते थे डिलीवरी के बाद, तो उनको JSY का पैसा 24 घंटे के अंदर मिल रहा है। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ों में काम करना है, जैसे कि OPD में जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन है वो उतना नहीं है। डॉक्टर्स को और नर्सेस को और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। होम डिलीवरीज़ को और कम करने की ज़रूरत है। उसमें डेटा एंट्री के भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है सर। और मेरा तीसरा क्वेश्चन रहेगा स्पोर्ट में, जो कि आपने बहुत सारा इनिशिएटिव लिए, जैसे कि जहाँ फुटसाल ग्राउंड बनाए हैं और वॉलीबॉल ग्राउंड बनाए हैं, और साथ ही साथ में सर कुछ दिन पहले आपने जो लाइटनिंग किए हैं जरमपुर, चांगलांग, जो बोडुमसा एरिया में जो ग्राउंड में आपने लाइट दिए है। तो ऐसे ही बहुत सारा जो डिफ़िकल्टी आप फेस किए होंगे सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस का और साथ ही साथ में क्या जो छूटा है आपका जो प्लानिंग में? स्पोर्ट्स में सही में बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। अभी हमारे हर सब डिवीज़न में, हर मेजर ग्राउंड में रात के फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं। नाइट मैचेस हो सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते थे पहले। नाइट टूर्नामेंट केवल एक जगह जयरामपुर में होता था, वो भी टेम्पररी बम्बू के ऊपर लाइट लगते थे। परमानेंट लाइट लग गए हैं। फुटसाल अभी 4 जगह पे बन गए हैं। हर सब डिवीज़न में अभी एक चलता हुआ जिम है जिसको कि यूथ्स एक्टिवली यूज़ करते हैं। MG नरेगा में बहुत सारे वॉलीबॉल कोर्ट बने।
फिर उसके बाद आपका नशा मुक्त में जितने भी लड़के लोग रिलीज़ हुए उनके भी स्पोर्ट्स के क्लब बने। लेकिन हाँ, मुझे लगता है और करने की ज़रूरत है। हमने प्लेयर्स को दिल्ली भी भेजा है, दिल्ली FC में खेलने के लिए फ़ुटबॉल, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे हमको और इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स के रूप में ट्रांसलेट करना है। और उसके लिए जैसे अभी बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग हमारा अरुणाचल का नेचुरल टैलेंट है, तो अभी बॉक्सिंग शुरू किया है। इसी तरह जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन वगैरह है, उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है आप सबको एक बार में तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन जहाँ भी बल पड़ा है हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। मेरे को उम्मीद है ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों की वजह से आने वाले 2-3 सालों में हमारे चांगलांग और अरुणाचल से बहुत बड़े बड़े स्पोर्टिंग सुपरस्टार्स निकल के आएंगे। तो सर मेरा चौथा सवाल ये रहेगा कि जो एजुकेशन लाइन में आपने बहुत सारे किताब बांटे हैं और लाइब्रेरी खुले हैं और वहाँ में फैसिलिटी भी जो दिए हैं आपने, जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमने कवर किए थे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, वहाँ में वाईफाई मिले हैं। तो और साथ ही साथ में इसी के साथ में जो वन मन मोहल्ला क्लब वो भी आपने इनिशिएटिव लिए हैं और वॉलंटियर्स लोग को आपने लगाए हैं, ताकि जो अपना सोसाइटी में ऐसा वॉलंटियरी काम करना चाहिए। सर उस स्टेप लेते समय सर आपका जो एम था वो फुलफिल हुआ है क्या, और साथ ही साथ में क्या कमी रह गए, ताकि दूसरा और कल का दिन में और DC आए उसके लिए भी मैसेज रहेगा। तो मैंने जितने भी एजुकेशन में स्टेप्स लिए वो मजबूरी वाले स्टेप्स थे, यानी कि क्लासरूम में उस लेवल को हम नहीं रीच कर पाए टीचर्स के थ्रू, उसकी वजह से यूथ वॉलंटियर्स को लगाया, उसकी वजह से बायजूस की ऑनलाइन ई-लर्निंग क्लासेस को लगाया, उसकी वजह से लाइब्रेरीज़ को रीस्टार्ट किया। मेरा ड्रीम ये है कि हमारे टीचर्स ही उस लेवल तक पहुंच जाएं कि वो ही बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा दें कि और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। डेफिनेटली यूथ वॉलंटियर्स वगैरह को एंगेज करना कोविड के समय बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद थे और लड़की लोग भी कॉलेज बंद था, तो वो भी घर पर बैठे हुए थे। तो काफ़ी सारे लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 500 से ज़्यादा लोगों को बोला कि भाई आप 1 महीने में बच्चों को फिर से याद दिलाओ कि उन्होंने क्या भूल गया है 2 साल में। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, उसकी हमने रिपोर्ट भी एक रिलीज़ करी। उसकी वजह से काफ़ी यूथ्स को भी कॉन्फिडेंस आया होगा, बिकॉज़ आज मैं देखता हूँ तो मेरे पास कोई जॉब लेने आता है तो बोलता है सर मैं आपके प्रोग्राम में यूथ वॉलंटियर था। तो मतलब दे हैव एन आइडेंटिटी कि मैंने डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलके बच्चों के लिए कुछ भले का काम किया है। तो ये सारे उनको लीडरशिप रोल आगे जाके फ्यूचर में मिलने में हेल्प करेंगे। सर उसके साथ साथ में एजुकेशन में ही बहुत सारे आपने इनिशिएटिव लिए, वहाँ में से मतलब जो कि हम लोग का नज़र पड़ा है सर, जैसे कि स्पॉन्सरशिप, जहाँ में 4-5 कॉलेज स्टूडेंट आपने भेजे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ में उसमें जो कि टेम्प्रोरी जॉब के लिए गेस्ट लेक्चरर या वॉलंटरी हो, उसमें भी कुछ पैसा दे के उन लोगों को इंगेज किया। और जो बीजू जो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन था सर, तो ये सब लेके सर का आपका क्या कहना है, और इस विषय में आपका और गहराई से अगर देखा जाए तो आपका क्या सोच है सर? मैं सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से चांगलांग के सारे क्लास 4 to 12 स्कूल स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि इस बायजूस वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दें हाथ से। बायजूस एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या टैबलेट में क्लास 4 से 12 का जितना भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं वीडियोस के फॉर्म में, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा के, हिंदी, इंग्लिश, एसएमईज जो भी लैंग्वेज है उसमें। तो अभी एक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट 75,000 है 3 साल का। हमारे 20,000 बच्चों को वो फ्री में मिल रहा है, और इसके अलावा हम 100 से ज़्यादा बच्चों को फ्री टैबलेट्स भी दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो टॉपर्स थे, उनको एनकरेज करने के लिए। तो मेरा सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, वो गूगल फॉर्म हमने मल्टीपल टाइम सोशल मीडिया और ग्रुप्स में डाला हुआ है, आप प्लीज़ उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, अपना नाम, अपना स्कूल, अपना क्लास, अपना एज, ये सारे डिटेल्स दे दीजिए। आपको जब स्कूल खोलेंगे जून के महीने में और ये सब्सक्रिप्शन आपके पापा या मम्मी के फ़ोन में चालू हो जाएगा, तब आपको जो भी क्लास में समझ में नहीं आएगा आप इसके थ्रू समझ पाएंगे, और ये आपके जहाँ टीचर की कमी है उसको भी सॉल्व करेगा, जहाँ नहीं समझ में आ रहा उसको भी सॉल्व करेगा, कुछ नया सीखना है उसको भी सॉल्व करेगा। किसी को डॉक्टर बनने के लिए एडिशनल मटेरियल चाहिए, मिल जाएगा। किसी को इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए एडिशनल तैयारी चाहिए, मिल जाएगा। टॉपर्स बच्चों को टैबलेट्स फ्री में मिलेंगे।
प्लीज़ डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। जितना भी एजुकेशन का काम रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को यही लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई सेक्टर नहीं है। फ्यूचर बच्चे हैं, बच्चों में इन्वेस्ट करना है, इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। तो इसीलिए मेरे को पूरा उम्मीद है दैट इन सब चीज़ों से रिजल्ट्स आएंगे और फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, बिकॉज मेहनत तो कर ली है, अब रिजल्ट्स के बाद ही बोल पाएंगे कि क्या हुआ है। जो स्कॉलरशिप थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो तो एक मजबूरी में लिया हुआ टेम्पररी कदम था कि भाई पब्लिक से क्राउड फंडिंग किया, MLA लेट से सपोर्ट लिया कि जो गरीब बच्चे हैं उनको दिल्ली में पढ़ने का मौका मिले, उनके लिए सस्ते हॉस्टल अरेंज करे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ रेगुलर सिस्टम का पार्ट बन जाए, ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी सब जो पब्लिक लीडर्स होते हैं उनके थ्रू ही बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जा पाएँ, ताकि कोई भी बच्चा कॉलेज में बस इसीलिए ना जाए, नई एडमिशन हो रहा कि पैसे नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो यही एम था सर। और यहाँ में जो SMC गाँव बूढ़ा लोग से भी आप मिले हैं जो स्कूल का प्रॉब्लम को लेके सर, उसमें क्या क्या आपको ये जो सुधारण लेना है जो कि गांव वालों को, तो इस विषय में सर। अब प्राइवेट स्कूलों में तो हमने देखा हुआ है कि भाई हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पापा मम्मी टीचर से पूछते हैं हाँ भाई मेरा बच्चा कैसा है। हमारे यहाँ पे अभी उस चीज़ को रिवाइव क्या बोलूँगा, शुरू करने की ज़रूरत है, बिकॉज उस तरह से शुरू ही नहीं हुआ है। तो पेरेंट्स लोग जब तक टीचर को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक स्कूल में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते। जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि वो जो बायजूस वगैरह सब मैं कर रहा हूँ वो मजबूरी है। अगर टीचर्स ही उस लेवल तक रीच कर जाएंगे तो किसी चीज़ की बात ही नहीं। तो कमी भी है, शॉर्टेज भी है टीचर्स की, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। लेकिन अगर SMC चलने लग जाएँ तो काफ़ी सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। बुरदुमसा का एग्जांपल दूंगा, 12 स्कूल में जहां इंटरवेंशन हमने किया और SMC को चालू किया, मिड डे मील के किचन नहीं थे। अब हम गवर्नमेंट स्कीम का वेट करते रहेंगे कि कब जाके पैसा आएगा, फिर उसमें एक छोटा सा बिल्डिंग बना देंगे और बोलेंगे मिड डे मील शेड बन गया। लेकिन वहाँ पे SMC एक्टिव करने के बाद 12 के 12 स्कूल्स में बैम्बू के कच्चे मिड डे मील किचन शेड्स पेरेंट्स लोगों ने पैसे जोड़ के खुद बना दिए और अभी वहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से एक ओनरशिप आती है स्कूल को लेके और कम्युनिटी आगे बढ़ती है सर। और हम लोग को ये भी देखने मिला है कि जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ चांगलांग, जो टाउन में बहुत सारा ऐसा बदलाव लाया है कि जो कि सुंदरता बनाने के लिए, तो उसमें भी सर हम लोग देखने को मिला है कि बस स्टैंड में आपने लाइट लगाया है और फाउंटेन जो PK पॉइंट में लगाया है सर। तो ये सब उस विषय में भी सर का आपका क्या कहना है सर, जो कि हम लोग का टाउन को एक सुंदरता ला रहा है सर। बस यही कहना है कि आई लव चांगलांग सिर्फ लिखने से नहीं होगा, दिल में फील भी करना पड़ेगा। तो यंग लोग पब्लिक एसेट को डैमेज मत करो, चीज़ें मत तोड़ो, बिकॉज़ आपको अपने टाउन में प्राइड लेना है। तो सुंदर दिखाने का बस एक ही मकसद होता है कि अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग भी बोलेंगे कि इसको बचा के रखना है, और उससे एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरा घर है और इसको मेरे को साफ़ रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस ऑब्वियसली एक एस्थेटिक वैल्यू रहता है, आपके यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, देखेगा, सुंदर लगेगा, कोई विजिटर आएगा तो लोगों को यादगार रहेगा, मेमोरेबल रहेगा। तो सर और ये जो है हमारा जोर शोर से चला है ये इस इशू में, तो जो नशा मुक्त आपने ये जो नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तो हमारे चांगलांग में कितना सुधार लाया है आपका जो ऑब्जर्वेशन है सर? 90% तुत्सा कम्युनिटी के बस्ती, नामटॉक और यादडाम सर्कल मिला के
आज की डेट में 100% ड्रग फ्री हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ का जो कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से मतलब आधा काम तो उन्होंने ही कर दिया, बाकी काम वुमेन ग्रुप्स ने और हमने मिलके किया, तो सबसे अच्छा सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट वहाँ पर मिला है। सेकंड नंबर पे मैं बोलूँगा कि जो आपके खिमयांग कांतांग एरिया हैं वहाँ पर बुबांग, लांगचोक, यानमान और अभी सोहेलाक्टोंग, चिंगसा ये सब चल रहे हैं। इन बस्तियों में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बिकॉज़ यहाँ पे हमको बस थोड़ा सा हेल्प करना पड़ा, बाकी काम कम्युनिटी ने खुद कर दिया। चैलेंजिंग एरियाज़ जो हैं हमारे लिए वो हैं अभी जैसे चांगलांग हेडक्वार्टर के आसपास के विलेजेस। उसके बाद आपका नॉर्थ में जाएंगे तो मियाओ एरिया में काफ़ी चैलेंजेस, रिलैप्स रेट बहुत हाई है। बट मेरे को लगता है कि ड्रग्स का एक ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म कर दिया और उसके बाद ड्रग फ्री है, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे अच्छा जो अभी काम हो रहा है वो ये है कि ये अभियान की वजह से एटलीस्ट जो अभी छोटा बच्चा है जो क्लास 9, 10, 11, 12 में है वो ड्रग्स को लेके अलर्ट हो जाएगा कि ये मेरे लिए रिस्क है। तो अगर हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, एट द सेम टाइम हम अभी जो एडिक्ट्स हैं उनको भी ट्रीट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा आने वाले टाइम में। सर, और अंत में हम लोग जाने वाले हैं सर, तो हम लोग जितना भी पास अगर देखा जाएगा तो वैसे भी आज जो हम लोग का ऑफिसर ने भी बताया, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफिसर रहते हैं, तो यहाँ में जो हमारा आपसे पहले हमारा डीसी मैडम चंचल यादव, उन्होंने भी बहुत ज़ोर शोर से काम किया, और उसके बाद जो हमारा वाजोंग खिमुन जी, उन्होंने भी बहुत सारा जोर शोर से किया। अंत में आप जब नवंबर 2021 को स्वच्छ भारत स्वच्छ सिटी अवार्ड हम लोग को चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को मिला, तो उसमें सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जो कि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी बात करने मिला, और हमारा जो एक्सपीरियंस को लेके सर को आपको क्या कहना है, और कैसे हम लोग को स्वास्थ्य रहना है, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? स्वच्छ भारत का मैं ये बोलूँगा ड्रग्स की तरह कांस्टेंट प्रोसेस है। अब जैसे उस टाइम पे हमने इतनी मेहनत की और एक्चुअली हमारा सिटी बहुत क्लीन था, लेकिन रिसेंटली आपने एक न्यूज़ आइटम देखा होगा, मार्केट के पास अभी बाज़ार कमेटी चेंज हुआ है, मार्केट के पास अभी कई जगहों पे कचरा देखने को मिला। तो इसका मतलब ये है कि अवार्ड तो हमें अपनी मेहनत से मिला ही है। आज हमारे सब जगह डंपिंग ग्राउंड्स हैं, हमारे सैनिटेशन व्हीकल्स पूरे टाइम काम करते हैं, डेली टाउनशिप्स में घूमते हैं, हमारा प्लास्टिक श्रेडिंग यूनिट अभी भी चल रहा है, और कल हमने 2000 किलो प्लास्टिक बेचा है श्रेड करके। तो इसका मतलब ये है कि काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलर्ट नहीं रहना है। अभी भी अगर आप काम नहीं करोगे, कचरा तो डेली जनरेट होता है, एक दिन नहीं करोगे जमा हो जाएगा। तो कई जगहों पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सर। और ये जो आप रहते समय और हम लोग को और हमारा डिस्ट्रिक्ट को एक अवार्ड मिला था डिजिटल इंडिया, तो उसमें भी तो बहुत सारा काम किए हैं सर, तो इस अवार्ड के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं बोलूँगा सबसे बड़ा अवार्ड होता है पीपल्स अवार्ड। तो एक तो बहुत ज़्यादा अवार्ड सेंट्रिक नहीं रहना है। हाँ, हमको डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला और एनआईसी टीम के साथ बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, जिसमें हमने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट की चीज़ों को, चाहे वो टूरिज़्म हो, टेंडर्स हो, कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो, उसको बड़े रियल टाइम बेसिस पे अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाया। लेकिन अल्टीमेट अवार्ड पब्लिक अवार्ड है, और बहुत खुशी होती है जब लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ से उनको फ़ायदा हुआ। तो हम उसी अवार्ड के पीछे हमेशा भागते रहते हैं। कभी मिलता है लेकिन फिर लेना पड़ता है, फिर मिलता है फिर लेना पड़ता है। तो सर, और अंत में आप हमारा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट वासियों हैं या व्यूअर्स है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो कि जाते जाते सर? कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर आए थे जयरामपुर में, तो बोल रहे थे चांगलांग तो इतना मैसिव डिस्ट्रिक्ट है, ये तो स्टेट भी हो सकता है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ एवरीथिंग। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे टूरिज़्म है, यहाँ पे प्लेन लैंड्स हैं, यहाँ पे हिली लैंड्स भी हैं, एवरीथिंग इज़ हियर। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर का ट्रेड पोस्ट भी है, पंगसो पास। तो स्काई इज़ द लिमिट। मैं बस ये बोलूँगा, हमारे लोग थोड़े शाई होते हैं लेकिन बहुत मेहनती होते हैं। थोड़े से इनकरेजमेंट से, थोड़े से प्रॉपर गाइडेंस से दे कैन मूव माउंटेन्स। और मैंने देखा है यहाँ पे 3 साल में दैट वी हैव अकम्प्लिश सो मच। उसमें हमारा रोल केवल 10% है। ऑफिसर अपने आप को अगर सेंटर ऑफ थिंग्स में रख देगा तो कभी सक्सेस नहीं हो सकता।
हमेशा पब्लिक के रोल के बिना कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती। ये तो सेंट्रल मतलब इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता है। तो मेरे को लगता है चांगलांग का पब्लिक उस तरह का पब्लिक है जिसको कि अगर आप राइट काइंड ऑफ गाइडेंस देंगे तो दे कैन डू वंडर्स। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली इन टूरिज़्म, स्पेशली इन एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के रिलेटेड, और ऑल्सो इन एरियाज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज हमारे पास आदमी लोग बहुत है, वी हैव लॉट ऑफ मैन पावर, सो वी कैन हैव लॉट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो कि आ सकती हैं यहाँ पे, और हम असम के भी पास में हैं। तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को बधाई देता हूँ, और आप लोगों ने इतना कुछ करके दिखाया है पिछले कुछ समय में, और मेरे को उसका पार्ट बनाया, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। तो सर हमारा अरुणाचल टुडे का टीम से भी आपको वही शुभकामनाएं देंगे सर। आप भी जो नेक्स्ट पोस्टिंग प्लेस मिलेंगे वहाँ में अच्छा से काम कीजिए सर, हमारा फिर दोबारा अरुणाचल में आइए। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।